अग्नि पुराण में क्या बतलाया गया है ऋण और संपत्ति के विषय में? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके ऋण का क्या होता है? यदि उसके कोई पुत्र नहीं है तो जो व्यक्ति संपत्ति का उत्तराधिकारी है उसे भी ऋण विरासत में मिलता है और उसे उन्हें चुकाना पड़ता है। अगर बेटा है तो बेटा कर्ज चुका देता है, लेकिन एक महिला को उसके पति या उसके बेटे द्वारा किए गए ऋणों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। नहीं कोई पुरुष अपनी पत्नी या बेटे द्वारा किए गए ऋणों के लिए जिम्मेदार होता है। अपवाद ऐसे उदाहरण हैं जहां पति और पत्नी संयुक्त रूप से ऋण लेते हैं। यदि किसी अनुबंधित ऋण का कोई गवाह नहीं है लेकिन राजा को लगता है कि ऋण वास्तव में अनुबंधित था, तो राजा को 64 दिनों की अवधि के भीतर ऋण चुकाने की व्यवस्था करनी चाहिए। विवाद के मामलों में जो व्यक्ति झूठा मुकदमा लाता है उसे राजा द्वारा दंडित किया जाएगा और एक झूठे गवाह को दोगुना दंड दिया जाएगा जो एक झूठे मुकदमा लाने वाले को दिया जाता है। झूठी गवाही देने वाले ब्राह्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति जो गवाह बनने के लिए सहमत होता है लेकिन बाद में पीछे हट जाता है, उसे झूठा मुकदमा लाने वाले की तुलना में 8 गुना अधिक दंडित किया जाएगा। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। यह बेहतर है कि अनुबंधित ऋण का विवरण दोनों पक्षों के नाम और गवाहों द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किए जाने के साथ लिखा जाए। यदि देनदार किश्तों में भुगतान करता है तो ऐसे सभी भुगतानों का विवरण लिखित दस्तावेज पर दर्ज किया जाना चाहिए। गवाहों की उपस्थिति में किए गए ऋण। यदि किसी गवाह को शपथ लेनी है तो शपथ गवाह के सिर पर सूती, आग, पानी या जहर डालने के बाद दी जानी चाहिए। आग या पानी का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। यदि आग का उपयोग किया जाता है तो अभियुक्त के हाथ पर बरगद के 7 पत्ते रखे जाते हैं। फिर लोहे की एक लाल गर्म गांठ हाथ पर रखी जाती है और आरोपी को 7 बार आग के चारों ओर घूमना पड़ता है। यदि यह पाया जाता है कि हाथ नहीं जला है तो व्यक्ति सच बोल रहा है, और अगर हाथ जल गया है तो वह झूठ बोल रहा है। इसी तरह एक आरोपी व्यक्ति को पानी में डुबोया जा सकता है और अगर वह डूबता नहीं है तो वह सच बोल रहा है। वैकल्पिक रूप से अभियुक्त को जहर पिलाया जा सकता है। अगर जहर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वह सच्चा है। यदि पिता वसीयत करता है तो वसीयत के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति को बेटों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन अगर सभी बेटों को संपत्ति का समान हिस्सा मिलता है तो पत्नी को भी समान हिस्सा दिया जाना चाहिए। अन्यथा पिता अपनी सारी संपत्ति सबसे बड़े बेटे को छोड़ सकता है। दादा द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति या ऋण में बेटे और पिता को बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बेटे ऐसी किसी भी संपत्ति के हकदार हों जो दादा ने नहीं छोड़ी हो बल्कि पिता ने अर्जित की हो। यदि संपत्ति के बंटवारे के बाद कोई बेटा पैदा होता है तो वह भी दादा द्वारा छोड़ी गई किसी भी संपत्ति के बराबर हिस्से का हकदार होगा। बेटियों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन जिन बेटों ने शादी की है वे अपनी विरासत में मिली संपत्ति का 1/4 हिस्सा अपनी बहनों की शादी कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सच और झूठ को जांचने की प्रक्रिया पूरी तरह अमानवीय जान पड़ती है। पौराणिक काल में लोग अपने उद्देश्यों के लिए ऐसा करते होंगे, परंतु यदि कोई व्यक्ति आज ऐसा करने का प्रयास करे या इस पर विश्वास करे तो वह अपराध है और न्याय संगत भी नहीं है। यहां दी गई जानकारी केवल विषय से संबंधित है। भूलकर भी ऐसा अनैतिक कार्य न करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।